नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं सोनिया सिंह और स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन पे। वीडियो हर बार की तरह आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे विद्यांजलि को लेकर के। हम जानेंगे कि विद्यांजलि है क्या, कैसे काम करती है और विद्यांजलि का स्कूलों में आने से क्या फायदा हुआ, कब लागू हुई, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और आने वाले भविष्य में विद्यांजलि किस तरीके से हमारे भावी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और साथ में जो टीचर्स हैं और साथ में जो स्कूल्स हैं, किस तरीके से उनको एक नया रास्ता दिखाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम। देखिए, विद्यांजलि से आपको काफ़ी ज़्यादा तो एक टैगलाइन में यही क्लियर हो गया होगा कि विद्यांजलि यहाँ पर स्कूल वॉलंटियर प्रोग्राम के बारे में बात करती है। यानी कि यहाँ पर ये बात ये नहीं कर रही है कि पर्टिकुलर किसी विद्यार्थी के बारे में, एक स्कूल का वॉलंटियरशिप यानी किसकी बात हो रही है? स्कूलों की बात हो रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि स्कूल वॉलंटियरशिप में बिल्कुल यहाँ पर पार्टिसिपेशन मीन्स वी आर एग्ज़ैक्टली डिस्कसिंग अबाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ द स्कूल्स। कि स्कूलों का यहाँ पर वॉलंटियर पार्टिसिपेशन क्या है और वॉलंटियर पार्टिसिपेशन में किस तरीके से स्कूल भागीदारी अपनी बना करके इस प्रोग्राम के थ्रू खुद को बहुत भी ज़्यादा इनकलकेट और डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं और चलिए आगे मैं बात भी कर लूँगी। तो क्वेश्चन ऑफ द डे हर बार की तरह डिस्कस करूँगी और वीडियो की बेहतर क्वालिटी और प्रेज़ेंटेशन के लिए आप वीडियो को 1.5x पे करके भी देख सकते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे में ये वाला सवाल पहले मैं डिस्कस करूँगी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में यानी कि जो हमारा इससे पहले लेक्चर नंबर 27 हो चुका है, उसमें जो मैंने आखिर में क्वेश्चन ऑफ द डे आपसे पूछा था, उसके बारे में मैं यहाँ पर पहले बात कर लूँगी, उसके बाद हम विद्यांजलि को डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेकर के, ठीक है? आई होप कि आपको कंप्लीटली क्लियर होगा। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी से बिल्कुल मेरा यहाँ पर मतलब है कि किस तरीके से आप लर्निंग को और भी ज़्यादा बेहतर यहाँ पर बना रहे हैं, ठीक है? डिसेबिलिटी क्या है? यानी कि आपको पढ़ने-लिखने के दौरान जो भी समस्याएँ यहाँ पर फेस करनी पड़ रही हैं, उस डिसेबिलिटी से आप किस तरीके से उबर सकते हैं, बाहर आ सकते हैं। ध्यान रहे, अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी और स्कूलों में भी यहाँ पर दिव्यांग शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है? डिसेबल बच्चों का शब्द का यूज़ करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी कैन रिजल्ट फ्रॉम व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सीखने की जो सक्षमता है, यानी कोई बच्चा अगर नहीं सीख पा रहा, तो निम्नलिखित में से किस एक के परिणाम स्वरूप हो सकती है? क्या कारण हो सकता है? तो हर बार की तरह सवाल को सॉल्व करने का तरीका, पहले वो सारे के सारे हम चीज़ें हटा देंगे जो कि कंप्लीटली यहाँ पर नकारात्मक है यानी नेगेटिव हैं। हेरिडेटरी से कुछ लेना-देना यहाँ पर इसलिए नहीं होगा, यानी कि आनुवांशिकता, यदि आपके माता-पिता को भी पढ़ने-लिखने में दिक्कत आई है, तो आपको भी आएगी। ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आपने ये देखा होगा कि आज से 10 साल पहले का जो हमारा जनरेशन रहा है, वहाँ पर हमारे माँ-बाप या उनके माँ-बाप इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनकी आने वाली पीढ़ियों ने बेहतर करके नहीं दिखाया। ठीक है? तो ये वैसे भी डिलीट हो जाएगा। बी को देखते हैं कि एक्सीडेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो इसका तो कोई, क्योंकि लर्निंग में हम यहाँ पर बच्चों के बारे में, महिलाओं पुरुषों दोनों के बारे में बात कर रहे हैं, तो इससे कुछ लेना देना, बायोलॉजिकल थिंग्स की अगर बात करें तो कुछ लेना देना है नहीं, बी भी हट जाएगा। ओके, एक्सीडेंट्स आफ्टर बर्थ एंड ऑल ऑफ द अबव, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो अगर एक्सीडेंट्स आफ्टर बर्थ की बात करते हैं, ऑल ऑफ द अबव की बात करते हैं, तो देखिए अगर आप पूरे के पूरे, अगर यहाँ पर अगर ई ऑप्शन एक और होता जिसमें कि ये लिखा होता नन ऑफ द अबव, तो बिल्कुल यहाँ पर हम नन ऑफ द अबव को या ऑल ऑफ द अबव को ही मार्क करते, क्योंकि लर्निंग डिसेबिलिटीज जो हैं, आप अपने टाइम के हिसाब से और हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए कभी-कभी यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो उसको आप हमेशा चेंज कर सकते हैं जब भी आपको आवश्यकता यहाँ पर महसूस होगी, राइट? तो इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बता दूं कि इसका जो यहाँ पर बी नहीं आएगा, यहाँ पर डी आएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा इस चीज का, ये ऑप्शन गलत है, डी आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो है सारे के सारे जो आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। कि हेरिडेटरी भी एक कारण हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक कारण हो सकता है, आफ्टर बर्थ मान लेते हैं कि अगर किसी बच्चे के अंदर शारीरिक अक्षमताएं हैं, ठीक है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे भी अपने आप हो जाएगा, ठीक है? तो इस चीज का आपको ध्यान रखना, बिकॉज हम यहाँ पर लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में बात कर रहे हैं, सीखने की क्षमता को लेकर के, ठीक है? तो उसको आप अपने
क्षमता को सुधार करके किसी भी चीज़ को पॉलिश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सारे कारण हो सकते हैं, यदि आपका वातावरण अच्छा नहीं तो सीखने में दिक्कत आएगी। ठीक है? अगर कोई बच्चा यहाँ पर अगर उनकी कोई माता पहले से प्रेग्नेंट है, अगर किसी भी तरीके की अगर जो है अक्षमताएँ उनकी माता झेल रही हैं, या ठीक प्रकार का अगर न्यूट्रिशन बच्चे को नहीं मिलता है, जो कि पीएम पोषण योजना में हमने डिस्कस भी किया था, तो आपको ध्यान में होगा। तो ये भी कारण हो सकता है, बर्थ भी कारण हो सकता है, और ऑल ऑफ द अबव तो यहाँ पर हो ही जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो लर्निंग पिरामिड को पहले हम देख लेते हैं कि भाई ये है क्या और कैसे काम करता है। देखिए, अक्सर ऐसा माना जाता है कि बच्चे की जो सीखने की क्षमता होती है, वो सबसे ज़्यादा होती है जब वो किसी काम को करके देखता है ना? जिसको आप ये कह सकते हैं कि भाई लर्निंग बाय डूइंग या प्रैक्टिस बाय डूइंग, है ना? अगर मैं आपको कोई काम करने को कह रही हूँ, अगर मैंने कहा किसी छोटे बच्चे को कि भाई आपको पौधा लगाना है, पेड़ लगाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब बच्चा उसको प्लांट करेगा, तो बेहतर सीख पाएगा। ठीक है, और नेशनल ट्रेनिंग लेबोरेटरीज बेथल मैने के हिसाब से ये बातें सही हैं, यहाँ पर आप देख भी पाएँगे सोर्सेज़ की अगर मैं बात करूँ, तो डिस्कशन ग्रुप की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, डिस्कस करके बच्चा 50% सीखता है, इसलिए कक्षा में डिस्कशन करना एक काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें मानी जाती हैं। डेमोन्स्ट्रेशन किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाना, जैसे साइंस के लैब्स में होता है ना, किसी बच्चे को एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही ऑडियो वीडियो जो आपके एड्स होते हैं, यानी किसी चीज़ को देख करके और सुन करके, यानी ये वहाँ पर भी लागू होता है यदि आपकी कक्षा में कोई ऐसा बच्चा है जो कि डिसेबल है, दिव्यांग है, जिसको सुनने देखने में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। रीडिंग पढ़ कर के केवल 10% और लेक्चर से केवल 5%। तो सीखने के सबसे लीस्ट यानी सबसे कम अगर आंकने की बात करें तो 5% होता है, और प्रैक्टिस बाय डूइंग से बच्चा सबसे ज़्यादा सीखता है। और ये कह रहे हैं कि टीच अदर इमीडिएट यूज़ ऑफ अ लर्निंग, और जैसे कि मान लो आपने कोई काम बच्चे को दिया, है ना? आपने कहा कि बेटा यहाँ पर 2 का टेबल लिखो, या कोई भी एक ऐसी चीज़ हो सकती है, आप थ्योरम पढ़ा रहे हैं, आप कोई पोएट्री पढ़ा रहे हैं क्लास में हायर स्टैंडर्ड्स में, तो वहाँ पर मान लो अगर आपने कहा कि भई कल्पना शक्ति को बढ़ावा देना, आपने कहा कि इमेजिनेशन से आप लिखिए कि आज का आपका दिन कैसा रहा, तो बच्चे यहाँ पर एक राइटिंग लिखेंगे, उसके बाद आपने तुरंत ही सवाल पूछ लिए। तो ऐसे क्या होता है कि बच्चे की जो लर्निंग पावर होती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से एनहांस होती है। जैसे लेक्चर खत्म होने के बाद मैं हमेशा आपसे क्या पूछती हूँ, क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना? इसका क्या मतलब होता है, ताकि आप ये अच्छे तरीके से अपने दिमाग में ये बिठा लें कि जो भी लेक्चर में पढ़ाया गया है उससे जुड़े हुए सवाल कैसे बन सकते हैं, और कैसे-कैसे सवालों को बनाते हुए आपको ध्यान रखना है कि सवालों का फॉर्मेशन यहाँ पर किस तरीके का हो सकता है। तो ये काफ़ी एक अच्छी विधि है लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को ख़त्म करने की, अपनी अक्षमताओं के ऊपर विजय पाने की। कॉमन लैंग्वेज बेस्ड लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें, ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाता है, मैं आपको यहाँ पर स्टार भी मार्क करके दे रही हूँ। डिस्लेक्सिया यानी कि अगर आपको किसी स्पेसिफिक भाषा में यदि आपको डिफिकल्टी आ रही है रीडिंग में, तो वो है डिस्लेक्सिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलेशन से याद रखिएगा, चैलेंजेस इन प्रोसेसिंग ऑफ मैथ्स, जब बच्चा यहाँ पर 2+2 तो पता है कि 4 होता है, लेकिन 4 में 2 प्लस नहीं कर पा रहा है ना? डिस्ग्राफिया, ग्राफ से जुड़ा हुआ है ना? तो डिफिकल्टीज क्या है, स्पेलिंग्स में पुअर हैंडराइटिंग में ट्रबल करता है किसी भी चीज को वो बनाने में या उसको लिखने में। ठीक है, ऑडिटरी एंड विजुअल, ठीक है, प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स यानी डिफिकल्टी टू रिकॉग्नाइज व्हाट, इंटरप्रेटिंग इन इंफॉर्मेशन ऑफ साइट एंड साउंड, जो हम यहाँ पर वीडियो ऑडियो एड्स की बात करते हैं ना, तो कोई बच्चा सुनने में और किसी चीज को ठीक से देख नहीं पाने में अक्षमता महसूस करता है, उसको हम ऑडियो एंड विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, सवाल यहाँ से बनेगा। कॉमन टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया मैंने बता दिया रीडिंग में है, डिसकैलकुलिया मैथ्स में है, डिस्ग्राफिया राइटिंग में है, डिस्प्रैक्सिया मोटर में होता है, यानी कि जब आप अपने हाथों पैरों में अच्छे से कोलैबोरेशन नहीं बिठा पाते। कई बच्चों को आपने देखा होगा जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, कई बार उनकी आंखों में कोई समस्या होती है, तो ऐसा लगता है कि वो देख कहीं और हैं लेकिन बात कहीं और कर रहे हैं, इस तरीके से। मोटर स्किल्स में जब आप अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से को आपस में कोलैबोरेट करके काम करते हैं, जैसे अगर मैंने कलम पकड़ी हुई है हाथ में, इट मीन्स कि ये पेन मेरे हाथ में, तो 2 उँगलियों से मैंने इसको होल्ड करके रखा है। यदि अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि अगर मेरे हाथ में मेरा जो कोलैबोरेशन ही ठीक नहीं है, अगर मिलाप ही मेरे अंगों का सही नहीं है, तो मुझे कलम पकड़ने में दिक्कत आएगी। ठीक है? तो अफ्रेज़िया या फिर डिस्फ्रेज़िया दोनों से कई बार सवाल पूछते हैं। ध्यान रखिए भाषा से जुड़ा हुआ होता है ये, जब बच्चे को अपनी ही भाषा बोलने में, पढ़ने में समस्या आए। विजुअल प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, ज़ाहिर-सी बात है देखने में, अगर आपकी आईसाइट वीक है
या फिर विजुअल इन्फॉर्मेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, मैप समझ में नहीं आता है, चार्ट समझ में नहीं आता, सिंबल्स कुछ और ही नजर आते हैं। ठीक है, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हमने अभी बात की। ऑडिटरी से ध्यान रखिएगा कि जो हम यहाँ पर ऑडिट की बात करते हैं, ऑडियो, ठीक है, विजुअल देखने से, ऑडिट आपके सुनने से, कानों से बात हो रही है, सुनने में जब समस्या आती है, डिफिकल्टी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, स्पेलिंग्स की बात करते हैं, डिसलेक्सिया मैथ्स में है, इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल यहाँ से बनेगा, ये बनेगा, मैंने डिटेल में बता दिया, दोबारा कंफ्यूज मत होइएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से भी। ओके, तो आपको पीडीएफ कहाँ से मिलने वाली है? मैंने ये स्लाइड आज इसलिए पहले लगाई है क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको पीडीएफ ही नहीं मिल पाती है। तो देखिए पीडीएफ मिलेगी आपको यहाँ पर, जैसे ही मिलेगी कहाँ मिलेगी? बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल है, लिंक उसका दे रखा है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये है आपका यूट्यूब चैनल जहाँ से आप बाकी प्रिपरेशन केवीएस, एनवीएस, DSSB, EMRS की तो चल ही रही है, सारे प्रिपरेशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण लिंक्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। यूट्यूब पे भी जाकर के बीट द कंपटीशन चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो भी आपको यहाँ पर सोनिया सिंह के नाम से चैनल जो है मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं विद्यांजलि के बारे में। ठीक है, देखिए विद्यांजलि क्या है, ये जो आपको स्क्रीनशॉट नजर आ रहा है मेरे बिल्कुल पीछे की तरफ, ये स्क्रीनशॉट मैंने डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी MOE, जो पहले क्या थी MHRD, ठीक है, वर्तमान में आपके शिक्षा मंत्री कौन है, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो विद्यांजलि है क्या? मैंने शुरू में भी आपसे कहा कि एक स्कूल वॉलेंटियर प्रोग्राम है, ये तो आपको एक लाइन में पता ही होना चाहिए। अब विद्यांजलि को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने यहाँ पर आपको स्नीप या कह सकते हैं कि स्क्रीनशॉट इसलिए लगाया है ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको जो पास ऑन हो रही है बस यूं ही पास ऑन हो रही है। बिल्कुल आपको कंटेंट प्रोवाइड करने से पहले हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है। तो ये यहाँ पर जो स्टेट इनिशिएटिव है, अबाउट विद्यांजलि है, कॉन्ट्रीब्यूशन है ना, क्योंकि कई बार कंटेंट कहीं पर भी आपको जैसे तैसे अवेलेबल हो जाते हैं, बट जब आप ऑथेंटिक सोर्सेज से कोई कंटेंट निकाल करके लेके आते हैं तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से जान पाएंगे। तो जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट पर जाएंगे और सर्च करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, वहाँ पर तो विद्यांजलि के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आपको नजर आएंगी चीज़ें जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आगे। अच्छा, इनॉग्रेशन है, ये विद्यांजलि का पोर्टल है एक, ठीक है, आप चाहें तो अपने फोन पे भी प्ले स्टोर पे जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी मिनिस्ट्री जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंडर में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनके जो है अवगत में इन चीजों को लागू किया गया था 2021 में शिक्षा पर्व के दिवस पर, ठीक है। हालांकि 21 के बाद आप सबको ध्यान है कि कोविड का दौर रहा, तो चीजें कितनी ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ी हैं उसके बारे में जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि 2021 में लागू करने के बाद इसमें क्या क्या चुनौतियां हमने फेस की, हमने किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया, और स्कूलों का वॉलंटियरशिप कितना हमें प्रभावी बना पाया, ये भी जानना आपके लिए काफी ज्यादा आवश्यक रहेगा विद्यांजलि के माध्यम से कि 2021 के बाद, कोविड के बाद जो कंप्लीटली देखे तो व्यवस्था, अर्थव्यवस्था सब बदलती नजर आई हमें, कितना ज्यादा प्रभावशाली रहा विद्यांजलि, ये जानेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि विद्यांजलि का मतलब क्या है, अबाउट विद्यांजलि। देखिए विद्यांजलि की जब हम बात करते हैं तो विद्यांजलि इज एन एमलग्रेशन है यहाँ पर, ठीक है, जहां पर दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, ठीक है, गमेशन, जहां पर हम दो शब्दों को मिलाने की बात करते हैं। विद्या बेसिकली यहाँ पर जब हम बात करते हैं नॉलेज, टू नो समथिंग, ठीक है, सबको पता ही होगा, ये करेक्ट नॉलेज की जब हम बात करते हैं, ओके, जब हम एक सही दिशा में क्लैरिटी हो हमें किसी चीज के बारे में। और अंजलि क्या है, ऑफरिंग विद बोथ द हैंड्स, जब आप किसी दोनों हाथों से शिक्षा देने की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो शब्द है संस्कृत का लैंग्वेज है, ये विद्या और अंजलि दोनों से मिलकर के बना है, यानी कोशिश की जा रही है कि दोनों हाथों से मिलकर के, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो सोसाइटी है, चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, हर तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं ताकि बच्चों का जो लर्निंग स्किल एंड डेवलपमेंट है वो काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ पाए, ठीक है। स्पष्टता की हम बात करते हैं, सही ज्ञान की बात करते हैं, और दोनों हाथों से भेंट करने की बात यहाँ पर कही जा रही है अंजलि के माध्यम से, ठीक है। तो स्टार्ट सर्विंग द नेशन विद विद्यांजलि, किस तरीके से यहाँ पर विद्यांजलि राष्ट्र को सर्व कर रहा है, हिंदी में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे और इंग्लिश में भी देख पाएंगे। तो आज मैं हिंदी में पढ़ देती हूँ क्योंकि हिंदी वाले बच्चों को काफी मायूसी रहती है कि आप हिंदी में नहीं पढ़ती हैं। विद्यांजलि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के माध्यम से
स्कूलों में देश भर में, पूरे भारत में, क्योंकि हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो पूरे स्कूलों की बात होगी। सामुदायिक यानी किसकी, कम्युनिटी की हम बात कर रहे हैं, और निजी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की भी बात कर रहे हैं। उनके भागीदारी को, स्कूलों को मजबूत करने के उद्देश्य से की गई एक पहल है। यानी पहले हमने जितने स्कीम्स चलाए उसमें हमारा जो एक फ़ोकस था वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के ऊपर था, लेकिन विद्यांजलि के माध्यम से हम प्राइवेट और जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, दोनों को आपस में मिला कर के उनके डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो पहल है, स्कूलों को भारतीय प्रवासियों के विभिन्न स्वयंसेवकों, अर्थात कौन-कौन से युवा हैं, हमारे पेशेवर प्रोफेशनल जो लोग हैं, जो लोग अपने सेवा से रिटायर हो चुके, जैसे रिटायर्ड टीचर्स होते हैं, ठीक है? सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी हैं, या फिर जो पेशेवर हैं, गैर सरकारी संगठन एनजीओज़ की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियाँ, कॉर्पोरेट संस्थानों को कई अन्य लोगों से जोड़ेगी, है ना? क्योंकि विद्या देना, सही करेक्ट विद्या तभी हो पाएगी जब सारे के सारे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी मिलकर के काम करेंगे। चाहे वो प्रोफेशनल है, एनजीओ हैं, प्राइवेट है, चाहे वो कॉर्पोरेट है, चाहे वो कोई भी सेक्टर ऐसा है जो कि शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। ठीक है? तो ये है यहाँ पर राष्ट्र को लेकर के आगे बढ़ना। तो राष्ट्र में केवल सरकारी स्कूल तो चल नहीं रहे हैं, प्राइवेट भी हैं, एनजीओज भी हैं जो कि कहीं न कहीं गरीब बच्चों को या फिर ऐसे असहाय बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। ठीक है? अगर विद्यांजलि की मैं बात करूँ तो 2 वर्टिकल्स हैं इसके, यानी कि विद्यांजलि को आप 2 भागों में बढ़ता हुआ देखेंगे, है ना? पहला हमने कहा कि भई पार्टिसिपेशन इन स्कूल सर्विसेज़, यानी जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं स्कूल, और एक्टिविटी क्या की जा रही है और कंट्रीब्यूशन कैसे किया जा रहा है ना? यानी पहला हमने कहा कि हम पार्टिसिपेशन के बारे में बात करेंगे, और हमने ये कहा कि भई हम किन-किन साधनों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, है ना? एक चीज़ मैंने हमेशा आपको बोली है कि जब आप किसी चीज़ का पार्टिसिपेशन, मान लो आपको ईएमआरएस का पेपर देना है या डीट्रिपल-एसबी का पेपर देना है, आप पेपर में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो पार्टिसिपेशन क्या करने जाएँगे? खाली दिमाग से तो जाएँगे नहीं, पढ़ लिख करके जाएँगे, टेस्ट सीरीज़ लगा करके जाएँगे, सिलेबस कंप्लीट करके जाएँगे। वो क्या है? आपके इक्विपमेंट है, आपकी असेसमेंट है, आपके मटेरियल्स हैं, जो आपको काम आने वाली है पेपर देने के दौरान। वैसे विद्यांजलि को हमने 2 भागों में बाँटा है, एक तो स्कूलों का पार्टिसिपेशन, और दूसरा उन स्कूलों के पार्टिसिपेशन में अपना योगदान देते हुए प्रयोग में आने वाले संसाधन, राइट? आई थिंक ये क्लियर होगा। मतलब ये कि भाई स्कूल तो पार्टिसिपेट करेंगे, उनको संसाधन भी चाहिए ना। आपने कहा कि भाई यहाँ पर हम एक एनजीओ घोषित कर रहे हैं, एक स्कूल यहाँ पर बनाएँगे जो विद्यांजलि के माध्यम से अच्छी शिक्षा देगा, कंट्रीब्यूट करेगा। लेकिन आपको क्या चाहिए? एक स्ट्रक्चर बिल्डिंग चाहिए, बच्चों का यूनिफ़ॉर्म चाहिए, किताबें चाहिए, लैब में अगर पढ़ाई हो रही है तो वहाँ पर इक्विपमेंट चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, टीचर्स चाहिए जो सबसे मेन सोर्स है, स्टाफ चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, और फीडबैक भी तो लेना इम्पोर्टेंट है कि पीछे से जो आपने उनको एक सिस्टम दे दिया है, उसके ऊपर काम क्या चल रहा है ना? तो दिव्यांजलि को हमने 2 भागों में बाँटा है, एक पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स और दूसरा पार्टिसिपेशन करने वाले स्कूलों के संसाधन, है ना? वो भी सरकार ही प्रोवाइड करेगी। तो आप ये देख पा रहे होंगे, अब असेस्ड मटेरियल इन व्हिच वॉलंटियर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन, खुद को शक्तिशाली महसूस करें, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल, एनजीओज़ हैं या फिर जो सहकारी स्कूल हैं, जो राजकीय स्कूल होते हैं, वो सारे के सारे स्कूल हैं। वर्टिकल एंड ब्रॉड कैटेगरीज़, यानी कि सीधा किसी चीज़ को प्रोवाइड करना और ब्रॉड लेवल पर प्रोवाइड करना, गाँव है, शहर है, टाउन है, कोई ट्राइबल एरिया है, सबको शिक्षा वहाँ तक मिलनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए हमें, है ना? तो आगे हम फॉलोज़ लिखा है ना, आगे हम जानेंगे कि किस-किस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर काम करेंगी। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि संपत्ति और इनकी प्रोवाइड की गई उपकरण। तो देखते हैं, ये जो आपको स्क्रीनशॉट नज़र आ रहा है, ये भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट से मैंने लिया है, तो समझ लेते हैं। पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन कौन-कौन से स्कूल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जो आपके यहाँ पर अगर हम सर्विसेज़ की बात करें कौन-कौन सी है, ठीक है? और साथ में रेलेवेंट जो नॉलेज यहाँ पर देनी चाहिए वो कौन-सी है, स्किल क्या प्रोवाइड करेंगे, ब्रिज नॉलेज क्या प्रोवाइड करेंगे, यानी बेसिक फाउंडेशन की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन सोर्स गैप इन द इंस्टीट्यूशन, अगर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई में कोई गैपिंग पड़ रही है तो उसको आप कैसे फुलफिल करेंगे? तो पार्टिसिपेशन कौन करेगा? स्कूल करेगा। ठीक है, आगे मैं बताती हूँ आपको, पहले देख लीजिए। स्पॉन्सरशिप कौन करेगा? जब हम कह रहे हैं कि नॉन गवर्नमेंट चीज़ें हैं जी, एनजीओज़ भी काम करेंगे, बाहर से भी तो सपोर्ट करना है। सिर्फ़ किताबें पढ़ा कर के तो बच्चों को आप ग्रो नहीं कर सकते, है ना? फिर हमने ये जाना कि कंट्रीब्यूशन इन असिस्ट मटेरियल क्या चाहिए? भई आपने सरकारें दे दी, स्कूल दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन असेसमेंट तो दिया नहीं, ना किताब दी, ना लाइब्रेरी दी, ना उनको कोई इंफ्रा दिया, ना उनको क्लासरूम की नीड्स दी, ना स्मार्ट बोर्ड दिया, तो कैसे पढ़ाई-लिखाई होगी?
तो जानते हैं। तो 2 भागों में बाँटा था हमने विद्यांजलि को। पार्टिसिपेशन कौन करेगा? स्कूल करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि उनके सर्विसेज़ को हम करिकुलम सर्विसेज़ को बेहतर बना पाएँ और क्या कर पाएँ, रेलेवेंट तरीके से ज्ञान दे पाएँ, स्किल तरीके से ज्ञान दे पाएँ, ब्रिज नॉलेज क्रिएट कर पाएँ कि जो गैपिंग बनी है उसको हम भर पाएँ, ह्यूमन सोर्सेज़ का हम यहाँ पर प्रयोग कर पाएँ, है ना? और दूसरा हमने ये जाना था कि भई इस पार्टिसिपेशन को भरने के लिए जो हमें मटेरियल चाहिए, जो हमें इक्विपमेंट चाहिए, भई आप बिना पेन के तो नहीं लिख पाएँगे ना। किताब दे दी मैंने आपको, सब कुछ दे दिया, बट यू डोंट हैव अ पेन, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू राइट एनीथिंग? तो आप नहीं लिख सकते। तो पेन इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, लिख कर के बताने के लिए, ठीक है? तो वैसे ही मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, देख पाएँगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जेनेरिक लेवल पर हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट असिस्टेंट। भाई इंग्लिश पढ़ानी है, मैथ पढ़ाना है, साइंस पढ़ाना है, तो एक ही टीचर नहीं पढ़ाएगा ना। सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स लेकर के आओगे आप स्कूलों में कि साइंस का लेक्चर कौन लेगा, योगा कौन पढ़ाएगा, ये सारी चीज़ें। फिर यहाँ पर हमने कहा कि टीचिंग आर्ट एंड क्राफ्ट। आर्ट एंड क्राफ्ट भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्रिएटिविटी भी तो बढ़ानी है बच्चों की, क्योंकि हमने किसकी बात की है यहाँ पर? स्किल की बात की है। योगा, स्पोर्ट्स, आज 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योगा दिवस सेलिब्रेट करते हैं। कमेंट करके मुझे बताइए कि 2023 में योगा डे का क्या थीम लाइन था? इम्पोर्टेंट है, मैं दोबारा बता रही हूँ। 21 ऑफ जून का योगा डे में क्या थीम लाइन था? ठीक है, तो टीचिंग करना है योगा एंड स्पोर्ट्स को, तो उसके लिए टीचर्स चाहिए। स्पोर्ट्स पैर से तो सिर्फ खेलोगे नहीं, हाथ से खेलोगे नहीं, है ना? तो क्या चाहिए? अल्टीमेटली फुटबॉल चाहिए, क्रिकेट का बैट चाहिए, सब कुछ चाहिए आपको। टीचिंग लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनईपी भी क्या कह रहा है कि भैया 2020 का एनईपी कह रहा है कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को रीजनल लैंग्वेज में नॉलेज दो, मदर टंग में नॉलेज दो, ताकि बच्चे का जो क्रिएटिविटी है, थॉट प्रोसेस है, उसके दिमाग में चीजें जो हैं जा करके बैठ पाएँ। फिर हमने कहा कि टीचिंग वोकेशनल स्किल्स की हम बात करते हैं। टीचिंग वोकेशनल स्किल्स क्या हैं? कि भई पढ़ाई-लिखाई के साथ-साथ क्या इम्पोर्टेंट है कि उनको आईटी से लेकर के, यानी कि 10वीं 12वीं के बाद यदि बच्चे चाहें तो छोटे-मोटा रोज़गार करके या कहीं पर भी करके अपनी रोज़ी-रोटी को चला पाएँ। है ना? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है भई आईटीज़ में बच्चे जाते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं 10वीं के बाद, कंप्यूटर सीखते हैं, होटल मैनेजमेंट सीखते हैं, तो ये सारी व्यवस्थाएँ भी स्कूल के अंदर होनी आवश्यक है और एनईपी ने भी ये बात रखी है अपनी, ध्यान रखिए इस चीज़ का। असिस्टेंट फॉर ए चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स क्या ज़रूरी है? इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास। कैसे हो पाएगा? जब आप स्पेशल नीड्स, कोई अगर बच्चा दिव्यांग है, डिसेबल है, लर्निंग में, विजुअल में, देखने में, उसका अगर ऑडियो विजुअल माध्यम से उसको बेहतर बनाने की हम बात करते हैं, ठीक है? तो उसको हमें एक धारा में लेकर के जाना है। किसी भी बैकग्राउंड, किसी भी क्लास, किसी भी फाइनेंस, किसी भी रिलीजन से आता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। टीचर का काम, पार्टिसिपेट जो स्कूल कर रहे हैं, उनका काम है कि एक धारा प्रवाह रास्ते में बच्चे को लेकर के जाना है, जहाँ पर हम उसका मॉरल, फिजिकल, एथिकल, इंटेलेक्चुअल, मोटर हर तरह का डेवलपमेंट कर पाएँ। अडल्ट एजुकेशन इम्पोर्टेंट है ना, आजकल आपने बहुत देखा होगा कि बहुत हद तक इम्पोर्टेंट है कि 18 साल तक के जो बच्चे हैं या उससे पहले के भी जो बच्चे हैं, 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को, उनका जो मानसिक, शारीरिक जो विकास होता है, काफ़ी तेज़ी से होता है ना? अब विकास किस धारा में हो रहा है, किस पर्पज़ से किया जा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अडल्ट एजुकेशन में बच्चों को हर एक तरह की एजुकेशन देनी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपकी शिक्षा से जगत से जुड़ी हुई एजुकेशन है, चाहे वो आपकी शारीरिक एजुकेशन है, चाहे वो मानसिक है, चाहे वो गुड टच, बैड टच की हम बात करें, उसकी हम बात करें, ठीक है? आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपने दिमाग, अपनी एनर्जी का यूज़ कहाँ पर करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप एक अडल्ट बच्चे को सही दिशा में शिक्षा दे करके उसके भविष्य को, उसकी एनर्जी को, उसके ज्ञान का सही उपयोग कर पाएँ। फिर हमने कहा कि भई प्रिपेयर करना है स्टोरी बुक्स, ग्राफिक नॉवेल्स, लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं भाई, ये भी तो ज़रूरी है, इंटरेस्टिंग भी तो बनानी है क्लास को। मेंटरिंग स्टूडेंट्स फॉर करियर काउंसिल, क्लास 10th के बाद बच्चे परेशान हैं कि क्या पढ़ें, तो पार्टिसिपेशन इन स्कूल्स क्या काम करेंगे, बताएँगे कि भई अगर आप आईटी में जाते हैं, होटल मैनेजमेंट में जाते हैं, काउंसलर बनते हैं, तो आपको क्या फ़ायदा, क्या नुकसान हो सकता है और कौन बन सकता है। तो अगर इनकी बेसिक चीज़ें स्कूल में ही पूरी हो जाएँ, तो कितनी अच्छी बात है कि उनको 10वीं 12वीं के बाद भटकना नहीं पड़ेगा कि भई अब हम क्या करें? अब तो हमने ग्रेजुएशन कर ली, मास्टर्स कर लिया, अब हम करें तो जाएँ कहाँ? फिर बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मेंटरिंग ऑफ अ गिफ्टेड टैलेंटेड चिल्ड्रन। क्लास में 30 बच्चे हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि सारे बच्चों का जो लेवल ऑफ लर्निंग है एक जैसा नहीं होगा, है ना? तो आप वहाँ पर कई एक्स्ट्रा टैलेंटेड बच्चे भी होते हैं, कई वहाँ पर एवरेज बच्चे भी होते हैं, कई यहाँ पर जो है स्पेशल नीड्स के बच्चे भी होते हैं। बट यहाँ पर जो गिफ्टेड बच्चे हैं, जिनका कि आईक्यू लेवल कमाल का है, बहुत बेहतर है कि उनको पता है कि भई 5वीं क्लास में उन्होंने यहाँ पर अलजेब्रा कर डाला।
ठीक है, अलजेब्रा आता है, उनको साइंस आता है, मैथ्स अच्छे से आता है। अब यहाँ पर जो स्कूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के बच्चों को किस तरीके से वो लेकर के आगे जा सकते हैं, उनकी क्रिएटिविटी का किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है और प्रयोग करके किस तरीके से आप उनके भविष्य को और बेहतर तरीके से उज्ज्वल बना सकते हैं और उनको बेहतर रास्ते पर ले जा सकते हैं। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? विद द हेल्प ऑफ अ पार्टिसिपेशन ऑफ द स्कूल्स। ठीक है? तो आगे हम बात करते हैं। आई होप कि स्क्रीन क्लियर होगी। स्पॉन्सरशिप। तो पार्टिसिपेशन में हमने क्या बात की थी? हमने गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ-साथ एनजीओज़ की बात की थी, नॉन गवर्नमेंट एडेड स्कूलों की बात की थी, जो कि यहाँ पर सहायता लेते हैं सरकारी जो है सरकारी इंस्टीट्यूशन से, लेकिन काम वो अपना खुद करते हैं। तो आप क्या करेंगे? स्पॉन्सर करेंगे यहाँ पर ट्रेन्ड काउंसलर्स को, स्पेशल एजुकेटर्स को, जो कि बच्चों को एक धारा प्रवाह में लेकर जा पाएँ, जो कि समावेशी विकास की बात करते हैं। स्पॉन्सरशिप आप क्या करेंगे यहाँ पर? ठीक है, फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटल हेल्थ, वेलबींग के बारे में बात करेंगे। होता है ना, कैंप लगे हुए हैं जी आजकल स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह आजकल होता है कि भई हफ्ते में, 2 हफ्ते में यहाँ पर आज हम मेंटल हेल्थ डे मनाएँगे, आज हम काउंसलिंग रखेंगे, आज हम आपकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। स्पेशल क्लासेस बाय एक्सपर्ट्स, यानी कि अगर कोई ऐसा बच्चा है आपकी क्लास में या फिर स्कूल में, कोई अगर ऐसे बच्चे हैं जिनको कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम ऐसे एक्सपर्ट्स आपको देंगे जो कि आपके सब्जेक्ट को, विषय को और आसान बनाएँगे। काउंसलिंग क्या करेंगे? मेडिकल कैंप्स बाय द डॉक्टर्स। होता है ना, आज मेडिकल कैंप लगने वाला है जी, जैसे एसएसए में लगाए जाते हैं, सरकारी स्कूलों में लगाए जाते हैं, जहाँ पर बच्चों की आँखें, दाँत, उनका स्किन, ये सब टेस्ट किया जाता है। उनको जो है कि यहाँ पर कुछ टैबलेट्स दी जाती हैं, है ना? तो स्पॉन्सरशिप करना है, पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स एंड कल्चरल इवेंट्स। कोई बच्चा अगर क्लास आपके स्कूल में बहुत अच्छा फुटबॉल, क्रिकेट या फिर वॉलीबॉल खेलता है, तो उसको प्रमोट भी तो करेंगे। तो कैसे करेंगे? जब स्पॉन्सर होगा आपको बाहर से, स्पोर्ट्स क्लब्स के द्वारा। हेल्थ एंड क्लीनलीनेस के रिसोर्सेज, कोविड के टाइम टाइम में आप सबको ध्यान में है, और बहुत सारे आजकल तो स्कूलों में भी जैसे लड़कियों के प्रति बहुत जागरूकता है। ठीक है, तो उसको लेकर के या फिर उनके हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सजगता दिखाई जाती है। तो क्लीनलीनेस का भी यहाँ पर ध्यान रखा जाता है कि वॉशरूम साफ सुथरे हों, वहाँ पर हैंड वॉश हो, क्लीनलीनेस हो, ताकि हाइजीन को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पर ना आए। स्पॉन्सर क्या करेंगे? मैन पावर आपने सब दे दिया, लेकिन आपने हाउसकीपिंग दिया नहीं, एकेडमिक सेशन स्टाफ नहीं दिया, प्रिंसिपल नहीं दिया, तो कैसे हो पाएगा? तो स्पॉन्सरशिप आपके लिए एडिशनल मैन पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको सिर्फ स्कूल आप केवल अध्यापकों के और प्रिंसिपल के साथ नहीं चला सकते, आपको हर कोई व्यक्ति की यहाँ पर आवश्यकता है, जो क्लीन करने वाला, आपका कमरा साफ करने वाला, चाहे वो आपका जो है हाउसकीपिंग का कोई पर्सन है, चाहे वो आपका पीएन है, चाहे वो आपके जो है मदर केयर टेकर्स होती हैं, उनकी बात की जाए, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रेमेडीज क्लासरूम स्टूडेंट्स फॉर क्वालिफाइड टीचर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे रेमेडियल क्लासेस का यूज़ किया जाए, जहाँ पर कि ऐसे क्वालिफाइड टीचर्स हो जो कि बच्चों को स्पेशल रेमेडियल क्लासेस के साथ जोड़ करके उनकी समस्याओं का समाधान निकाल पाएँ। दिव्यांग स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन कैंप की बात करें, ऐसा तो नहीं है कि कोई 4th-5वीं क्लास का बच्चा है, उसको कोई मानसिक शारीरिक समस्या और अध्यापक को पता नहीं है। तो ये भी स्पॉन्सर करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप शुरू में जान जाएँगे कि उसको क्या समस्या आ रही है, तो समस्या का निवारण भी आप जल्दी कर पाएँगे। सेल्फ डिफेंस, ठीक है, जूडो, कराटे, सेल्फ डिफेंस सिखाना लड़कियों को, लड़कों को, पार्टिसिपेशन की बात करें, तो ये भी बहुत आवश्यक है, लेकिन कैसे हो पाएगा? आउटर स्पॉन्सरशिप के बाद। ठीक है, ये तो हमने बात की भाई स्कूलों का क्या रोल है। अब तो यहाँ पर बात करना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने यहाँ पर तो स्पेशल नीड्स की बात कर ली, डॉक्टर्स की बात कर ली, पर देगा कौन? सिखाएगा कौन? चीज़ें आएँगी कहाँ से? ठीक है, तो कैसे आएँगी? बेसिक सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये सारी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? एसेस चाहिए। अब लाइब्रेरी बना दी है, तो बाहर तो गार्डन में तो किताबें रखेंगे नहीं, है ना? टीचर यहाँ पर आकर के खेतों में तो पढ़ाएगा नहीं, ग्राउंड में तो पढ़ाएगा नहीं, तो क्या चाहिए? क्लासरूम चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट बत्ती अच्छे से हो भाई, ये नहीं कि क्लास चल रही लाइट ही चली गई। क्लासरूम की नीड्स पूरी हों, स्मार्ट बोर्ड, चॉक, डस्टर, ठीक है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट बोर्ड की जो हम बात कर रहे हैं, ताकि यहाँ पर जो डिसेबल बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे, उनको हम एक धारा प्रवाह में लेकर के जा सकें, क्लास को इंटरेस्टिंग बना सकें। ठीक है, करिकुलर एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स की बात करें, पता चला कि भाई 10 बच्चे खेल रहे हैं, एक के पास बैट है, दूसरे के पास है ही नहीं, है ना? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि संसाधन आपके अच्छे हों। हेल्थ एंड सेफ्टी एड्स, बहुत ज़रूरी है। आपने ये तो बता दिया कि भाई हाइजीन इंपॉर्टेंट है, बट आपने हाउसकीपिंग, वॉशरूम, डिटॉल कुछ दिया नहीं बच्चे को यूज़ करने के लिए। टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टीएलएम के नाम से जानते हैं। केबीएस में सवाल भी इसके ऊपर आया था। क्या है? आपका चॉक, आपका डस्टर, आपका स्मार्ट बोर्ड, आपका जो नोटिस बोर्ड होता है,
है ना? ये सारी चीज़ें, आपका चेयर, आपका टेबल, टीचर क्या पढ़ा रहा है, आपका क्लास में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन है कि नहीं, ठीक है? सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है क्लास को मेंटेन करने के लिए। मेंटेनेंस रिपेयर भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना? क्लासरूम में अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बल्ब लाइट खराब खराब हो गया, पंखा खराब हो गया, भाई 40 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी है यहाँ पर, 1 हफ्ते से पंखा ही नहीं ठीक हुआ है। तो आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 45 डिग्री के टेम्परेचर में बच्चा बैठ कर के ठीक से पढ़ाई कर सकता है, वो भी 3rd फ्लोर पे। ठीक है, ऑफिस नीड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि भाई आपका स्टाफ, आपका क्लर्क, आपकी फीस, नोटिस बोर्ड कैसे काम कर रहे हैं, कितने स्टाफ काम कर रहे हैं, ये भी तो एक एक बैकएंड में आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। टूल किट एंड मिसलेनियस इक्विपमेंट, वो आपने कई बार देखा होगा कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो है आपको जो है स्मॉल गैस सिलेंडर्स भी नज़र आते हैं, जो कि आपको ये बताते हैं कि कैसी चीज़ों को आप अच्छा बना सकते हैं। टूल किट से मतलब है कि भाई सेफ्टी बेसिक एड्स आपके पास हों, है ना? जो कि आपके बच्चों की सुरक्षा के साथ-साथ उनको जो है अलग-अलग सावधानियाँ भी बताई जा सकें। नेक्स्ट आप देखेंगे ओवरऑल प्रोसेस प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द स्कूल, है ना? यहाँ पर आपको एक यहाँ पर नज़र आ रही होंगी चीज़ें, तो हम विद्यांजलि के बारे में बात करें तो वॉलंटियरशिप के बारे में। तो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हम किसके बारे में, सबसे पहले चलते हैं हम यहाँ पर स्कूल को लेकर के। सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्कूल में रजिस्टर करवाएँगे। जैसे ही आप स्कूल में रजिस्ट्रेशन अपना करवाएँगे, आप ऑन बोर्ड हो जाएँगे कि भई आज के बाद ये स्कूल वॉलंटियरशिप का काम करेगा। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा कि भई पब्लिक सर्विस एक्टिविटी, यानी आप क्या देंगे उनको इक्विपमेंट। भई इस स्कूल ने ज़िम्मेदारी उठा ली कि हम यहाँ पर डिसेबल बच्चों को पढ़ाएँगे, दिव्यांग बच्चों को पढ़ाएँगे, है ना? लेकिन आपने यहाँ पर कोई सुविधा यहाँ पर बच्चों को नहीं दी, ना उनको कोई ऑडियो एड्स दिया, ना कोई वीडियो एड्स दिया, ना उनको आपने कोई सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स दिए। ठीक है, तो उसके बाद आप सर्विसेज़ देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। ऑथेंटिकेशन फ्रॉम स्कूल, ये चेक किया जाएगा कि जहाँ पर जो भी स्कूल पार्टिसिपेशन कर रहा है उसकी क्या यहाँ पर हालत है, क्या वो इस हालत में है कि पार्टिसिपेशन कर पा रहा है। उसके बाद वॉलंटियर, जिन टीचर्स, जिन बच्चों को भेजा जाएगा एज़ अ काउंसलर, एज़ अ हेल्पर, एज़ अ सब्जेक्ट एक्सपर्ट, उनका रजिस्ट्रेशन। और इसके बाद हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन सर्विस एक्टिविटी के कंट्रीब्यूशन की हम बात करेंगे, जो कि आप हर तरीके से कर सकते हैं। तो स्कूल का फीडबैक भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो वॉलंटियर आपके यहाँ पर गए हैं, यहाँ पर उनका क्या काम है, किस तरीके से उन्होंने काम किया। और पार्टिसिपेशन जो लोग कर रहे हैं, उनके इक्विपमेंट, मटेरियल, असेसमेंट डिलीवर्ड हुए कि नहीं हुए, या फिर आपने ये कह दिया कि भई हम कर रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड रियलिटी पे कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। विद्यांजलि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट भी है, जहाँ पर हमने शायद पहली बार किसी प्राइवेट, माफ़ कीजिए, गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एनजीओज़ को जोड़ने की बात कही है। तो इसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। सवाल आपके बन सकते हैं जो मैंने यहाँ पर जेनेरिक लेवल पे आपकी बात की है कि किन-किन चीज़ों की पार्टिसिपेशन की आवश्यकता है और फीडबैक कैसे दिया जा सकता है, कौन-कौन पार्टिसिपेशन करता है। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। सवाल आपसे पूछा है कि भाई हमने बात कर ली विद्यांजलि की, तो सोशलाइजेशन का ही तो एक पार्ट है। कमेंट करके मुझे बताइए कि सोशलाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ व्हाट, किसका है? एक्वायरिंग वैल्यू है, बिलीफ है, एक्सपेक्टेशंस है, यानी आपके मूल्यों का, विश्वासों का और अपेक्षाओं को प्राप्त करना ही सोशलाइजेशन, समाजीकरण है। या समाजीकरण का मतलब होता है किसी चीज को एसिमिलेट करना और अकोमोडेट करना आपस में। ठीक है, होता है ना, अकोमोडेट करना, किसी चीज को स्थापित करना, बेहतर बनाना। लर्निंग टू क्रिटिक द कल्चर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, या फिर सोशलाइजेशन का मतलब है कि समाज की संस्कृति की आलोचना करना या फिर कुछ नया सीखना। सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि अपने दोस्तों के साथ मेल-जोल बढ़ाना, ये पार्टी फंक्शन करना, ये सब है सोशलाइजेशन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हर बार की तरह मैं आपको ये हिदायत दूँगी कि कोशिश कीजिए पहले नेगेटिव चीज़ों को निकाल दीजिए, जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। अब सवाल कहाँ से बन सकते हैं वो देख लेते हैं। विद्यांजलि से सवाल बन सकता है आपका, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन असेसमेंट कौन-कौन से होते हैं? स्पॉन्सरशिप कौन-कौन करता है? पार्टिसिपेशन इन स्कूल सर्विसेज में क्या योगदान होता है? विद्यांजलि का डेफिनेशन क्या है? और इसको कब लागू किया गया था? जैसे कि आप देखेंगे शिक्षा को सँवारने में आप भी बने भागीदार, जहाँ पर हम वॉलंटियरशिप की बात करते हैं, तो सवाल यहाँ से आपके लिए बन सकते हैं। ओके, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी? बीट द कॉम्पिटिशन टेलीग्राम चैनल से यहाँ पर, और ये है आपका यूट्यूब चैनल जिसको आप सर्च कर सकते हैं डायरेक्टली, और आप चाहें तो यूट्यूब पर भी जाकर के सर्च कर सकते हैं बीट द कॉम्पिटिशन चैनल के नाम से, बाय सोनिया सिंह। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। आई होप ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसका जवाब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट जो आने वाली हमारी वीडियो है। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ, और मैं छोड़ करके जाऊँगी आपको एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प इमेज के साथ, जो कि बताएगी आपको कि भाई विद्यांजलि यहाँ पर है क्या और कैसे काम करती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ इंटरेस्टिंग और बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। योर सजेशंस, योर क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम।
We will meet soon in next video. Thank you so much for being with me.